सफर, 100 से ज्यादा मैचेस और लाखों फुटबॉल फैंस की धड़कन। अब सब कुछ सिर्फ 4 टीम्स पर आकर रुक गए हैं। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना। ये सिर्फ 4 देश नहीं बल्कि फुटबॉल की 4 अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है किलियन एम्बापे की एक्सप्लोसिव स्पीड और फ्रांस की डेडली काउंटर अटैक। दूसरी तरफ स्पेन का पोजीशन फुटबॉल और लमीन यमाल जैसे यंग सुपरस्टार का मैजिक। इंग्लैंड अपने लंबे इंतजार को खत्म करके वर्ल्ड कप घर ले जाना चाहती है, जबकि अर्जेंटीना एक बार फिर हिस्ट्री लिखने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल सिर्फ ट्रॉफी का नहीं, गोल्डन बॉल कौन जीतेगा, गोल्डन बूट किस स्ट्राइकर के नाम होगी, गोल्डन ग्लव किस गोलकीपर को मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल 2026 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बनेगा। आज के इस वीडियो में हम सेमीफाइनल तक की पूरी टूर्नामेंट का ब्रेकडाउन करेंगे, हर टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझेंगे, अवार्ड रेसेस को एनालाइज करेंगे और आखिर में अपनी प्रेडिक्शन भी शेयर करेंगे। स्वीकार कीजिए सुकांतों का, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। इस बार का वर्ल्ड कप शुरुआत से ही सरप्राइजेस से भरा हुआ रहा। ग्रुप स्टेज में फेवरेट्स को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देने में मुश्किल हुई, जबकि कुछ अंडरडॉग टीम्स ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया, जैसे केप वर्दे। जैसे जैसे टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज में पहुंचा, प्रेशर भी बढ़ता गया। अब हर गलती एलिमिनेशन का रीजन बन सकती है। इसी प्रेशर को हैंडल करते हुए सिर्फ 4 टीम्स सेमीफाइनल तक पहुंच पाई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों का फुटबॉल स्टाइल बिल्कुल अलग है। फ्रांस स्पीड और ट्रांजिशन पर भरोसा करती है, स्पेन पोजीशन और पेशेंस से मैच कंट्रोल करती है, इंग्लैंड फिजिकल फुटबॉल और सेट पीसेस में डेंजरस है, जबकि अर्जेंटीना एक्सपीरियंस और बिग मैच मेंटालिटी के लिए मशहूर है और उनके पास लियोनेल मेसी भी है। इसी वजह से इस बार की सेमीफाइनल्स सिर्फ फुटबॉल मैचेस नहीं बल्कि टैक्टिकल बैटल्स भी होंगे। सबसे पहले बात फ्रांस की करते हैं। अगर पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने सबसे बैलेंस फुटबॉल दिखाया है तो वो फ्रांस है। अटैक और डिफेंस के बीच उनका बैलेंस शानदार रहा। बॉल जीतते ही कुछ ही सेकंड्स में वो काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं और अपोजिशन को संभालने की मौका ही नहीं देते। इसी वजह से फ्रांस को टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस ट्रांजिशन टीम माना जा रहा है। नॉकआउट फुटबॉल में डिफेंस उतना ही जरूरी होता है जितना अटैक, और फ्रांस ने दोनों ही डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है। डिफेंडर्स डिसिप्लिन रहे हैं, मिडफील्डर्स ने बॉल रिकवर करके इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, और फ्रांस के गोलकीपर ने प्रेशर मोमेंट्स में टीम को बहुत ही अच्छा बचाया है। फ्रांस ट्रॉफी का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरा है। हाँ, फ्रांस की कुछ वीकनेसेस भी हैं। जब अपोजिशन डीप ब्लॉक में डिफेंड कर रही है तो उनको ज्यादा पोजीशन दे मिलता है और इसी की वजह से वो क्लियर कट चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे। फिर भी अगर स्टैंड आउट प्लेयर की बात की जाए तो माइकल ओलिसे, जिन्होंने 5 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं फ्रांस के लिए, उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है। किलियन एम्बापे ने 7 to 8 गोल स्कोर किए हैं और असिस्ट भी 3 डाले हैं, तो इनकी वजह से वो बहुत ही आगे आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में ये चैलेंज देखने को मिल सकता है कि फ्रांस कैसे स्पेन की अटैक को रोकेगी। और फ्रांस की बात हुआ किलियन एम्बापे के बिना तो वो अधूरी है। एम्बापे सिर्फ अपनी स्पीड के लिए नहीं फेमस नहीं, बल्कि उनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट और बिग मैच टेम्परामेंट भी उन्हें दुनिया का सबसे डेंजरस फॉरवर्ड्स में शामिल करते हैं। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी फाइनल में 2 हैट्रिक मारा था, तो वो डिफेंडर्स के बीच छोटी सी स्पेस ढूंढ लेते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अगर स्पेन को फाइनल में पहुंचना है तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा एम्बापे को ओपन स्पेस देने से बचना। अब चलते हैं स्पेन की तरफ। कई सालों बाद स्पेन फिर से वही कॉन्फिडेंट पोजीशन फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहा है जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। शॉर्ट पासिंग, इंटेलिजेंट मूवमेंट और हाई प्रेशर की मदद से स्पेन अपोजिशन को सिर्फ डिफेंड नहीं करता बल्कि उसके बॉल से ही दूर रखता है। कई मैचेस में उन्होंने इतना पोजीशन मेंटेन किया है कि ओपोनेंट्स खुद थक हार कर अपनी डिफेंसिव शेप तोड़ चुकी है या मेंटेन नहीं कर रखी है। स्पेन का असली वेपन उनका मिडफील्ड है, जो पूरे मैच को टेम्पो कंट्रोल करता है। इस कैंपेन में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई है वो है लमीन यमाल। इतनी कम उम्र में जिस मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला है, उनको ये दिखाता है कि वो कितने एक्सपीरियंस अभी से हैं और कितना अच्छा टैलेंट है। उसने सबको इम्प्रेस किया है। उनकी ड्रिबलिंग, क्रिएटिविटी और फियरलेस अप्रोच स्पेन के अटैक को अलग पहचान देती है। लेकिन स्पेन से यमाल की टीम नहीं है, उनका कलेक्टिव फुटबॉल ही उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। लेकिन मिडफील्ड में अगर बात की जाए तो रॉड्री भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्पेन के लिए। अगर वो फ्रांस के खिलाफ मिडफील्ड कंट्रोल कर लेते हैं तो एम्बापे को डेंजरस काउंटर अटैक के मौके कम मिलेंगे। इसी मिडफील्ड बैटल पर इस सेमीफाइनल की काफी हद तक रिजल्ट डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। कई सालों से इंग्लैंड के फैंस फुटबॉल कमिंग होम का सपना देखते हुए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी स्टेज पर उनका सफर खत्म हो जाता है। नॉकआउट स्टेज में उन्होंने जो प्रेशर मेंटेन किया है, मैच्योरिटी से हैंडल किया है, उसने उन्हें जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स बना दिया है। हैरी केन अब भी इंग्लैंड के लीडर है,
गोल के साथ साथ उनका लिंकअप प्ले और लीडरशिप टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी प्लेयर ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पहचान बदली है तो वो है जूड बेलिंगम। हाँ, रियल मैड्रिड के स्टार बेलिंगम मिडफील्ड में एनर्जी, क्रिएटिविटी और लीडरशिप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। बॉल रिकवरी करना, अटैक बिल्ड करना और प्रेशर मोमेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी रही है। इसी वजह से उनका नाम गोल्डन बॉल के सबसे मजबूत कंटेंडर्स में लिया जा रहा है। इंग्लैंड की एक और बड़ी स्ट्रेंथ उनकी सेट पीसेस है। मॉडर्न फुटबॉल में ही नॉकआउट मैचेस कॉर्नर और फ्री किक्स से डिसाइड होती है और इंग्लैंड इस डिपार्टमेंट में काफी डेंजरस है। डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी स्ट्रांग रही है, लेकिन कभी कभी हाई डिफेंसिव लाइन के पीछे स्पेस छूट जाती है। अगर अर्जेंटीना इस वीकनेस का फायदा उठाती है तो इंग्लैंड मुश्किल में आ सकती है सेमीफाइनल में। लेकिन अगर बेलिंगम मिडफील्ड पर कंट्रोल बना लेते हैं और केन अपनी फिनिशिंग दिखाते हैं तो इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने के चांसेस भी उतने ही मजबूत होंगे। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना की। वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता, बल्कि एक्सपीरियंस, मेंटालिटी और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी से जीता जाता है। और शायद इसी डिपार्टमेंट में अर्जेंटीना बाकी 3 सेमीफाइनलिस्ट से एक कदम आगे नजर आती है। उनका टीम स्पिरिट, टीम बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा उम्दा लगता है। क्वार्टर फाइनल तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल सिचुएशन में अर्जेंटीना ने अपनी कंपोजर को दिखाया। वो केप वर्दे के साथ मैच हो या स्विट्जरलैंड के साथ मैच हो। स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि टीम प्रेशर में और भी डेंजरस हो जाती है। और इजिप्ट के साथ जो अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस था, 2-0 से जो डाउन थी 80 मिनट तक, 90 प्लस में 3-2 से मैच जीत गई। तो ये दिखाता है टीम स्पिरिट अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के अटैक में जूलियन अल्वारेज की मूवमेंट और फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस ने गेम का टेम्पो कंट्रोल किया है, जबकि क्रिस्टियन रोमेरो डिफेंस का लीडर बनकर उभरे हैं। गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने एक बार फिर बड़े मोमेंट्स में अपनी क्वालिटी दिखाई है। लेकिन अर्जेंटीना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज भी लियोनेल मेसी। जी हाँ, हो सकता है उनकी पेस पहले जैसी ना रही है, लेकिन उनके विजन, पासिंग और गेम इंटेलिजेंस आज भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में शामिल है। कई बार वो सिर्फ एक पास से पूरी डिफेंस को तोड़ देते हैं। अगर हम चारों सेमीफाइनल्स को देखें तो हर टीम की एक अलग पहचान है। फ्रांस टूर्नामेंट में 16 गोल्स के साथ सबसे ज्यादा गोल्स करने वाली टीम हुई है। एक्सपेक्टेड गोल्स यानी XG में भी नंबर 1 है। स्पेन पोजीशन फुटबॉल की किंग बनी हुई है, लगभग 59% एवरेज पोजीशन टूर्नामेंट, बेस्ट 5 क्लीन शीट्स के साथ। इंग्लैंड फिजिकल फुटबॉल और सेट पीसेस थ्रेट के लिए मशहूर रही है, जबकि अर्जेंटीना पासिंग एक्यूरेसी में दुनिया की बेस्ट टीम्स में शामिल रही है। लगभग 91% पासिंग एक्यूरेसी के साथ इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने परफॉर्म किया है। और अब बात करते हैं इंडिविजुअल अवार्ड्स की, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ टीम ट्रॉफी के लिए नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल लेगेसी के लिए भी याद रखा जाता है। सबसे पहले गोल्डन बॉल। बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्स करने वाला ही गोल्डन बॉल जीतेगा, लेकिन असल में फीफा इस अवार्ड के लिए सिर्फ गोल्स नहीं देखता। क्रिएटिविटी, असिस्ट, लीडरशिप, बिग मैच परफॉर्मेंस और पूरे टूर्नामेंट पर प्लेयर का ओवरऑल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से इस बार गोल्डन बॉल की रेस बहुत ही जबरदस्त बन गई है। अगर असिस्ट की बात करें तो फ्रांस के माइकल ओलिसे इस वक्त 5 असिस्ट के साथ टूर्नामेंट के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर हैं। उनके बाद मोरक्को के ब्राहीम डियाज और ब्राजील के ब्रूनो गिमेरेस 4-4 असिस्ट के साथ हैं, लेकिन उन दोनों को अब मौका नहीं मिलने वाला इस टैली को आगे ले जाने का। लेकिन उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल्स में देखें तो किलियन एम्बापे के 3 असिस्ट हैं, इंग्लैंड के एंथोनी गॉर्डन और बुकायो साका के 3 असिस्ट हैं, जबकि लियोनेल मेसी के नाम 2 असिस्ट है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि सिर्फ गोल्स ही नहीं, चांसेस क्रिएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरी नजर में गोल्डन बॉल की रेस फिलहाल लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम और लामिन यमाल के बीच सबसे मजबूत है। अगर फ्रांस चैंपियन बनता है और एम्बापे अपने करंट फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं तो उनका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर अर्जेंटीना ट्रॉफी डिपेंड करती है तो मेसी सेमीफाइनल या फाइनल में डिसाइसिव परफॉर्मेंस देते हैं तो गोल्डन बॉल और आई थिंक गोल्डन बूट भी उन्हें मिल सकता है, क्योंकि गोल्डन बूट के लिए उन्होंने आई थिंक 8 गोल स्कोर कर दिए हैं एंड असिस्ट भी उनके पास 2 या 3 असिस्ट हैं, तो ही विल बी अ गुड कंटेंडर। इंग्लैंड चैंपियन बनता है तो जूड बेलिंगम मिडफील्ड में इस तरह डोमिनेट करते रहते हैं तो वो भी इस अवार्ड के बड़े हकदार बन सकते हैं। और अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीतता है तो लामिन यमाल फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे यंग गोल्डन बॉल विनर बन सकते हैं। लेकिन आई थिंक लामिन यमाल से ज्यादा चांसेस किलियन एम्बापे एंड हैरी केन और लियोनेल मेसी के पास है, क्योंकि उन्होंने गोल्स भी स्कोर किया है, असिस्ट भी मारे हैं एंड गेम कंट्रोल भी किया है। अब बात करते हैं गोल्डन बूट की, जो शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे एक्साइटिंग रेस बन चुकी है। फीफा के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक किलियन एम्बापे 8 गोल्स और 3 असिस्ट के साथ रेस में सबसे आगे हैं। लियोनेल मेसी के भी 8 गोल्स हैं, लेकिन असिस्ट कम होने की वजह से टाई ब्रेक में एम्बापे को एज मिल रही है। नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ रेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल्स और 1 असिस्ट के साथ अब भी गोल्डन बूट
जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास सेमीफाइनल और शायद फाइनल खेलने का मौका बन सकता है। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले भी 5 गोल और 2 असिस्ट के साथ डार्क हॉर्स बने हुए हैं। सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पूरी स्टैंडिंग्स बदल सकती है। और अब बात करते हैं गोल्डन ग्लव की। गोलकीपर्स का कंट्रीब्यूशन कई बार हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने में उनका रोल बहुत बड़ा होता है। स्पेन टूर्नामेंट की बेस्ट डिफेंसिव टीम बन रही है, उनके पास 5 क्लीन शीट्स हैं, इसीलिए उनाई सिमोन गोल्डन ग्लव के सबसे मजबूत कंटेंडर में शामिल है। फ्रांस के माइक मैग्नर ने भी 4 क्लीन शीट्स और कई क्रूशियल सेव्स, साथ ही अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज के बारे में क्या बताया जाए? पोलो मोहानी का सेल्स जो 2022 में उन्हें वर्ल्ड कप जिताया या इस बार के उनके नॉकआउट मैचेस में सेव्स और प्रेशर मोमेंट्स में उनकी शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी उनसे बेहतर किसी के पास नहीं है। इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफोर्ड ने भी कई इंपॉर्टेंट सेव्स की हैं और अगर इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचता है तो उनके चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं सेमीफाइनल प्रीव्यूज की तरफ। फ्रांस वर्सेस स्पेन सिर्फ 2 टीम्स का मैच नहीं बल्कि 2 फुटबॉल फिलोसफीज का क्लैश है। फ्रांस कॉम्पैक्ट डिफेंस और लाइटनिंग फास्ट काउंटर अटैक्स पर डिपेंड करेगी, जबकि स्पेन पोजीशन के थ्रू गेम का टेम्पो कंट्रोल करेगी। इस मैच का असली बैटल मिडफील्ड में होगा। अगर स्पेन बॉल कंट्रोल कर लेता है तो एम्बापे को स्पेस कम मिलेगी, लेकिन अगर फ्रांस ने ट्रांजिशन फुटबॉल चलाया तो कुछ ही सेकंड्स में स्पेन गोल खा सकती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड और वर्सेस अर्जेंटीना इमोशन से भरा हुआ मुकाबला है। इंग्लैंड फिजिकल फुटबॉल, हाई प्रेसिंग और सेट पीस के साथ उतरेगी, जबकि अर्जेंटीना एक्सपीरियंस और गेम मैनेजमेंट के साथ। जूड बेलिंगम और एंजो फर्नांडिस का मिडफील्ड बैटल देखने लायक होगा। हैरी केन की फिनिशिंग और लियोनेल मेसी का क्रिएटिविटी फैक्टर इस सेमीफाइनल को डिसाइड कर सकता है। नॉकआउट फुटबॉल में अक्सर एक मोमेंट ही हीरो और विलन का फैसला करती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, मेरी प्रेडिक्शन क्या है? फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। एक रेड कार्ड, एक पेनल्टी या एक मैजिकल इंडिविजुअल मोमेंट पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर करंट फॉर्म, स्क्वाड डेप्थ, अटैकिंग नंबर्स और नॉकआउट एक्सपीरियंस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि फ्रांस और अर्जेंटीना के फाइनल में पहुंचने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। फ्रांस के पास टूर्नामेंट की बेस्ट अटैक है और अर्जेंटीना के पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी है। अर्जेंटीना फ्रांस 2022 में भी एक साथ भिड़े थे और फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी। देखते हैं अर्जेंटीना इस बार क्या कर सकती है, पर मुझे जहां तक लगता है कि अर्जेंटीना अगर इंग्लैंड को हराती है तो फाइनल अर्जेंटीना का ही है। और अगर फ्रांस अर्जेंटीना की फाइनल होती है तो फ्रांस के एक्सप्लोसिव पेस और अर्जेंटीना की टैक्टिकल मैच्योरिटी का ये क्लास फुटबॉल फैंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल फाइनल बन सकता है। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अर्जेंटीना के पास ट्रॉफी रिटेन करने का हल्का सा एडवांटेज है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मुश्किल मोमेंट्स को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल किया है। और अगर वो इंग्लैंड का पड़ाव पार कर सकती है तो फाइनल में फ्रांस को भी जरूर हरा सकती है। तो अब आप बताइए, क्या फ्रांस चैंपियन बनेगा? क्या स्पेन अपनी टीवी टाका लेगेसी को फिर से जिंदा करेगी? या इंग्लैंड का फुटबॉल कमिंग होम का सपना पूरा होगा? या फिर अर्जेंटीना एक बार फिर फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम गोल्डन लेटर्स में लिखेगा? अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज या हिस्टोरिकल वीडियोस या नॉलेजेबल वीडियोस, फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।